friends, welcome to my channel. So today I am in front of you with first chapter of economics of our class 12. तो आज हम इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले सबसे पहले मैं ये बात करूँगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने वाली हूँ। तो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के समय, उससे पहले और उसके बाद, इन तीनों टाइम को लेके कंपेयर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में कि उस समय तक में जो भी डेवलपमेंट थी इंडियन इकोनॉमी की, उसका जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट था वो कैसे ग्रोन अप हुआ और क्या चेंजेस आए उसमें। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम एज अ सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम जो है वो पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और उसका जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर मैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये शुरुआत कहाँ से हुई इसको देखते हैं। तो ये इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि जब से ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई हमारी कंट्री में। ऐसे तो हम जानते हैं ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब से ये बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, उसके बाद से उनका मोटिव जो है वो चेंज हो गया और उस वक्त उनका मोटिव ट्रेड करना नहीं बल्कि रूल करना, रूलर बनना हो गया। और इसके बाद से, इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद से उनका मेन पर्पस जो था इंडिया में रूल करने का, मेन पर्पस था कि वो इंडियन इकोनॉमी का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी यानी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। और इसके लिए उन लोगों ने हमारी नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते थे फॉर देयर ओन डेवलपमेंट उन लोगों ने किया। और फाइनली 200 साल तक हमारी कंट्री में राज करने के बाद 15 अगस्त 1947 को जाके हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें इन ब्रिटिशर्स से छुटकारा मिला, जिसके बाद फिर हमारी कंट्री जो है वो अपना डेवलपमेंट सोचने वाली थी। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री फ्री हो गया, लेकिन उससे पहले जब तक ये 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर राज किया तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी या उससे पहले कैसी थी, हम ये डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों ने जो यूज़ किया फॉर द ब्रिटिश इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें लो लेवल ऑफ इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो बहुत ही लो थी। इसलिए लो थी, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, लेकिन वो जानने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगी कि ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी और उसके बाद कैसी थी। तो अगर मैं बिफोर ब्रिटिश रूल की बात करूँ तो हमारा इकोनॉमी बिल्कुल प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, यानी कि संपन्न, हमारी इकोनॉमी में सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जो इकोनॉमी एग्रीग्रेन इकोनॉमी था, एग्रीग्रेन कहने का मतलब है कि हमारा 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। अभी काफ़ी साल पहले तक भी हमारी कंट्री जो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन कम और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट था। तो पहले भी ऐसा मोर देन 2/3 पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, जिससे उनका लाइवलीहुड चलता था। सिर्फ एग्रीकल्चर ही ना कहूँ तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोन अप थी। हैंडीक्राफ्ट जो है, एग्रीकल्चर 2/3 पार्ट ज़रूर था, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, हमारे इंडिया में कॉटन और सिल्क की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क वो भी काफ़ी फेमस था यहाँ का, और इसकी वर्ल्ड वाइड मार्केट थी। ये जो हमारे यहाँ इंडिया में ये जो गुड्स, ये कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के, या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स के जो गुड्स बनते थे या स्टोन्स जो यहाँ पाए जाते थे, इसका पूरे वर्ल्ड में डिमांड था। और ये डिमांड होने के पीछे रीज़न था, वर्ल्ड वाइड मार्केट में इसकी जो डिमांड थी इसलिए थे बिकॉज फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल एंड इट्स रेपुटेशन, यहाँ पर बहुत फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल मिलता था। ये जो स्टोन थे, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, मेटल्स भी बहुत तरह के पाए जाते थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में होती थी। तो इनका मार्केट भी अच्छा था और हमारी कंट्री
कि जो इसका था ये रेपुटेशन भी इसकी बहुत अच्छी बनी। तो ये तो बात थी कि बिफोर ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारी कंट्री जो थी बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब आफ्टर ब्रिटिश रूल आने के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटिश रूल जब से इंडिया में आई तब से जो है हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल होने लगी। और वो लोग जो थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो रूलर बन गए थे, तो उनका जो मेन कंसर्न था वो सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी की प्रोटेक्शन और उसकी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। और इसी के लिए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का यूज़ करना शुरू कर दिया। अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और ये जो कन्वर्जन थी रॉ मटेरियल की सप्लाई में, इसकी वजह से अब जब कंट्री हमारी रॉ मटेरियल की सप्लायर हो गई, तो फिर अगर वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही तो उसको फिनिश गुड फाइनली कहीं से कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसका बेनिफिट क्या उठाया, रॉ मटेरियल सप्लायर बनाकर हमारी ही कंट्री में हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल जाते थे और वो वहाँ ब्रिटिश इंडिया में, इंग्लैंड में जाकर फिनिश गुड में जब तैयार होते थे तो वापस वो लोग उसी गुड्स को हमारी कंट्री में फिनिश गुड के तौर पर महंगे दामों में बेचते थे। इससे उनकी अपनी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती थी और इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म किया इसमें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में एंड कन्वर्टेड इट इनटू द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इट मीन्स इससे क्या हुआ, लॉस तो इंडिया का ही था, सप्लाई कर रहे रॉ मटेरियल हम, जिसके लिए हमें कम पैसे मिल रहे हैं, और फिनिश गुड जब वहाँ से तैयार होकर आ रहा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया इंडियन इकोनॉमी का फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी। तो ये जो है बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अब बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करती हूँ। ये जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो था, उन्होंने जो ये रॉ मटेरियल सप्लायर बनाया, तो इसके लिए मैं अब एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारी कंट्री में पहले क्या होता था और बाद में जब ब्रिटिश रूल आया तो क्या चेंजेस आए हमारी एग्रीकल्चर में। तो लेट्स डू दैट। तो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करती हूँ तो प्री ब्रिटिश पीरियड की पहले मैं बात करूँ तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था पहले बहुत सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। 85% जो थी हमारी कंट्री के पीपल वो अपनी लाइवलीहुड के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। और इसके बावजूद भी इवन विद दिस नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल, 85% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर का काम करते थे, उसके बावजूद भी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ना तो फूड ही उतने सेल्फ सफिशिएंट क्वांटिटी में और ना ही रॉ मटेरियल्स हम उतना कर पाते थे। तो ये जो था ये नहीं कर पाने का रीज़न क्या था, क्यों ऐसा होता था, अब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रिटिशर्स आया, उन्होंने ऐसे भी पहले भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी क्योंकि हमारे पास बहुत चीज़ों की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की कमी थी। तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको नीचे। तो प्री ब्रिटिश यानी कि बिगनिंग के पीरियड में ब्रिटिशर्स के हमें ये दिक्कत आती थी, ना तो हम रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे से कर पाते थे और ना ही फूड का प्रोडक्शन अच्छे से कर पाते थे। तो मेन रीज़न जो था ये स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो थी वो बहुत ही स्लो या ना के बराबर क्यों थी, ये मैं बताती हूँ। तो इसका सबसे पहला रीज़न जो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये काफ़ी सालों तक हमारी कंट्री में चला ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी। ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है ये था ज़मींदारी सिस्टम। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि लैंड के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, ज़मींदारों को बांट दिया और ज़मींदारों से ये कह दिया कि आप जो भी फार्मर्स हैं उनसे लगान वसूलिए और लगान वसूल के हमें दीजिए। तो यहाँ इस सिस्टम की वजह से फाइनली जो लॉस होता था और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे वो होते थे फार्मर्स पूरे साल मेहनत करने के बाद जो भी ग्रेन्स उगाया जाता था उनका आधा से ज़्यादा चला जाता था लगान देने में, और वो अपने लिए भी सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्रेन्स रख नहीं पाते थे। जो भी उनके क्रॉप्स होता था उसको रख नहीं पाते थे वो पे करने में। और ज़मींदार का प्रेशर अलग होता था क्योंकि ज़मींदार के ऊपर इन ब्रिटिशर्स का प्रेशर था, ज़मींदारों को भी
एक अल्टीमेटम दिया जाता था टाइम का कि इतने टाइम तक अगर आपका कलेक्शन नहीं होता है लगान का तो फिर आपसे वो ज़मीन ले ली जाएगी। तो इस ज़मीन न छीनने के लालच में वो फार्मर्स के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि ये एनी हाउ प्रोडक्शन हो या ना हो लगान तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो इस वजह से फार्मर्स जो है उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही बुरी होती चली जा रही थी। ज़मींदार अपने ही में लगे हुए थे कि ज़मीन हमसे ना छीने और ब्रिटिशर्स को एनी हाउ लगान के रूप में जो चाहिए था वो पैसा ग्रेन्स जो भी वो ज़मींदार से वो वसूलते थे। तो फाइनली सारा प्रेशर फार्मर्स के ऊपर ही आता था। ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न जो लैंड सेटलमेंट का था ज़मींदारी सिस्टम आने की वजह से। अब सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड आता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइज हो जाना। जहाँ हमारे इंडिया में पहले सबसे ज़्यादा फूड क्रॉप्स ग्रोन होते थे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज़ चेंज हो गई। ये चेंज करने का रीज़न ये था कि उनको इंडियन इकोनॉमी को यूज़ करना था फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो वही चीज़ यहाँ ग्रोन अप कराना चाहते थे, ना कि फूड ग्रेन्स। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मीन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑफ सेल इन द मार्केट। ये जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है इसका मतलब है कि ऐसे क्रॉप्स उगाना जिसको मार्केट में सेल किया जा सके। फूड ग्रेन जनरली जब इंडिया में फार्मर्स उगाते थे तो वो उगाने की बात, क्योंकि यहाँ पे पहले जो था इंडिया में पूरे होल ईयर का हम साल में 2 बार ही खेती कर पाते थे और उससे जो भी कलेक्ट होता था वो पूरे साल के लिए खाने के लिए रखना होता था। तो इस वजह से जो है वो फूड ग्रेन्स के क्रॉप्स जहाँ जैसी सॉइल थे उसके अकॉर्डिंग होता था। तो ग्रेन्स ज़्यादातर उगाया जाता था हमारी कंट्री में, लेकिन ग्रेन्स की सेल उतनी थी नहीं और ब्रिटिशर्स को ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा। उन्हें तो कुछ और चाहिए था क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रीज़ थी और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल उनको चाहिए था। तो उन लोगों ने हमारी कंट्री के जो फार्मर्स थे उनको कन्वर्ट करना शुरू किया फॉर ऐसे प्रोडक्ट्स उगाने के लिए जिनकी सेल हो सके मार्केट में, ना कि इंस्टेड ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। ऐसे प्रोडक्ट ना उगाओ जिससे कि तुम सेल्फ कंज्यूम कर सको। उनको ऐसा लालच दिया कि मार्केट में बेचने लायक चीज़ें होगा जिससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो और ये जो सेलिंग प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, वो था कॉटन, जूट, शुगर केन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होती थी फूड ग्रेन्स की जगह कॉटन, जूट और शुगर केन ही। और ये जो प्रोडक्ट्स इसलिए लगवाए जाते थे फार्मर्स से ताकि ये प्रोडक्ट्स यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ इंग्लैंड जाए और वहाँ फिर से वो फिनिश गुड तैयार होके आए और वो अदर कंट्रीज़ और हमारी कंट्री में इसको बेच सके और ज़्यादा अर्न कर सके। तो कॉमर्शलाइजेशन होने की वजह से फूड ग्रेन्स की क्रॉप यहाँ पे जो है ग्रोथ वो रुक गई, कम हो गई, बहुत कम। अब बात करते हैं और इसको ये मार्केट में जो सेल इस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने फार्मर्स को एक लालच देना शुरू किया कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स, ये कॉटन, जूट और शुगर केन उगाओगे तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे मार्केट में बेचने पे। फूड ग्रेन्स के लिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस लालच में पड़ के बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो कन्वर्ट हो गए फॉर ग्रोइंग द कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचे जा सके, लाइक कॉटन, जूट एंड शुगर केन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की तो वो आता है हमारा रीज़न लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है इसके पीछे रीज़न था प्रोडक्टिविटी कम होने लगी इंडिया की। कम होने का रीज़न ये था लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी थी। जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म बेस्ड जो चीज़ें थी उसी से एग्रीकल्चर होता था, जिसकी वजह से ऐसी भी ग्रोथ जो है क्रॉप्स की वो बहुत कम थी। टेक्नोलॉजी की कमी होना, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ की भी बहुत कमी थी। सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट थे, फैसिलिटीज़ जो थी नहीं प्रोवाइड होती थी। और ब्रिटिश रूल में तो ये और भी कम कर दिया गया था, वो लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मिनिमल यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स का भी बहुत नामात्र की तरह यूज़ होता था, जिसलिए जितना ज़्यादातर डिपेंडेंट होते थे कि हाँ जो हो गया ग्रोथ, जितनी क्रॉप्स ग्रोन हो गई ठीक है, उससे और बेटर हो सकता है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे फार्मर्स के बीच भी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी। इसके पीछे उनकी एजुकेशन की भी कमी थी। तो इन सब रीज़न की वजह से जो प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होती थी। तो प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो भी कम होने लगी। अब मैं बात करूँ दूसरा
थिंग है वो है स्कैसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की भी बहुत कमी थी। फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो ब्रिटिशर्स थे इसमें कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। हालांकि जो हमारे कुछ फार्मर्स थे, अब इसके पीछे ना तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा था फॉर द डेवलपमेंट, उसके साथ साथ बहुत सारे फार्मर्स थे वो कन्वर्ट हो चुके थे फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप की जगह कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करने में। तो ये दो रीज़न्स थे जिसकी वजह से जो था हमारा एग्रीकल्चर और ज़्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती गई, क्योंकि जब फूड क्रॉप्स ग्रो होता तो उनके पास खाने को भी मिलता, लेकिन वो तो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे और कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करने की वजह से उनको वो मार्केट में बेचना पड़ रहा था। और ये जो फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो करने का रीज़न जो हो रहा था, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी थी, यही फूड क्रॉप उनको मार्केट से महंगे दामों में ख़रीदना पड़ता था। जिसको वो कभी ग्रो किया करते थे उसको उन्हें ख़रीद के खाना पड़ रहा था। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो गई थी इस ब्रिटिश रूल में। तो आज के इस इकोनॉमिक्स क्लास में इतना ही। हमने यार आज के इस इकोनॉमिक्स क्लास में सीखा कि ब्रिटिश रूल आने के पहले और ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो कैसी थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम हो रही थी, और मेन मोटिव क्या था, मेन पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का यहाँ रूल करने का, यहाँ आने का। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके इसके बाद के टॉपिक्स आऊँगी। टिल देन बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम, कीप योर सेल्फ हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।